नमस्कार मित्रों, मैं राहुल लाल। आज बात करेंगे महाराष्ट्र की राजनीति की। चूंकि महाराष्ट्र कांग्रेस अध्यक्ष नाना पटोले ने घोषणा कर दी है इंडिया की अगली बैठक 31 अगस्त और 1 सितंबर को महाराष्ट्र में होगी, लेकिन महाराष्ट्र बहुत ज्यादा राजनीतिक कारणों से चर्चा में रहा। देश के चाणक्य कहे जाने वाले अमित शाह, उन्होंने महाराष्ट्र में जितने ज्यादा प्रयोग किए, शायद ही इतने ज्यादा प्रयोग कहीं किए होंगे। उनके पॉलिटिकल स्ट्राइक्स महाराष्ट्र में लगातार हुए। उन्होंने महाराष्ट्र में पिछले साल शिवसेना को तोड़ दिया और एकनाथ शिंदे को मुख्यमंत्री बना दिया। और शिवसेना को केवल तोड़ा नहीं, उसके चुनाव चिन्ह को भी उससे छीन लिया, उसके नाम को भी उससे छीन लिया। और इस साल 2 जुलाई को फिर से जो एक बड़ा सा घटनाक्रम में उन्होंने चाचा शरद पवार से भतीजे अजित पवार को अलग करके एनसीपी में भी एक बड़ी फूट डालने की कोशिश की। ऐसे में आप लोगों के मन में सवाल उठ रहा होगा कि आज के समय में महाराष्ट्र की जमीनी स्थिति क्या है, और उसको लेकर हम आए हैं एक सर्वे के परिणाम को लेकर। और एक क्या, दो सर्वे। एक सर्वे तब का जबकि जस्ट एनसीपी का घटनाक्रम नहीं घटा था, तब के भी एक सर्वे पे प्रकाश डालेंगे। तो वहां से कितनी उठी, भाजपा को लाभ हुआ, एनडीए को या नुकसान हुआ। बने रहिए अगले कुछ मिनट तक। मित्रों, महाराष्ट्र की राजनीति देश के लोकसभा चुनाव की दृष्टि से काफी महत्वपूर्ण है, क्योंकि हम लोग जानते हैं उत्तर प्रदेश में 80 लोकसभा की सीटें हैं और उसके बाद सबसे ज्यादा लोकसभा की सीटें अगर कहीं है वो महाराष्ट्र में। महाराष्ट्र में लोकसभा की 48 सीटें हैं। चुनाव के सर्वे को समझने से पहले आवश्यक है कि उन 48 सीटों में एनडीए का पुराना प्रदर्शन कैसा रहा है, जिससे आप तुलना कर सकें। अगर 2019 के लोकसभा चुनाव की मैं बात करूं मित्रों, तो 48 में से 41 सीटें एनडीए के साथ थे। यानी अमित शाह का दाव 2019 में महाराष्ट्र को लेकर बिल्कुल सही बैठा था, उस पर मुहर एकदम बिल्कुल लग गया था। लेकिन ध्यान रहे मित्रों, उद्धव ठाकरे, शिवसेना, गुट और भारतीय जनता पार्टी, जो उस समय शिवसेना एकीकृत होती थी, वो फुल शिवसेना और बीजेपी का गठबंधन था 2019 में। 48 में से 41 सीटें। 2014 में भी यही स्थितियां थी, 48 में से 41 सीट। 2024 में क्या फिर से 48 में से 41 सीट? बहुत सारे लोगों के मन में आ रहा होगा कांग्रेस के खेमे में तो कांग्रेस है, टूटी हुई शिवसेना, टूटी हुई एनसीपी, क्या कमजोर हुई है? या फिर दूसरे लोगों को लग रहा होगा कि बीजेपी ने तो कम से कम वो अकेले थी, लेकिन कुछ सहयोगियों को तोड़ तोड़ के तो लाए हैं अमित शाह, हो सकता है उस कारण से उनका प्रदर्शन बढ़ा हो। इंडिया टीवी सीएनएक्स के जो सर्वे है, उस सर्वे के चौंकाने वाले आंकड़े हैं मित्रों। और सबसे पहले वो सर्वे क्या समझाता है वो हम लोग समझते हैं कि शिवसेना की क्या स्थिति है। उद्धव ठाकरे गुट लोगों के मन में उसकी लोकप्रियता ज्यादा है या एकनाथ शिंदे की? तो इंडिया टीवी सीएनएक्स के सर्वे में उद्धव ठाकरे गुट को 16% की वोट मिले हैं, जबकि एकनाथ शिंदे गुट को केवल 7%। यानी शिंदे समूह की लोकप्रियता जनता के बीच में 7% वोट लोग अगर उसको मिल रहा है, और उद्धव ठाकरे को 16%। जैसा कि मैं बार बार कहता रहा हूं कि जिस तरह से उद्धव ठाकरे को ऊपर भारतीय जनता पार्टी ने पिछले साल से, 1 साल से, सवा साल से मैं कहूं हमले किए हैं लगातार, उसके कारण से उद्धव ठाकरे की लोकप्रियता जनता के बीच में बढ़ी है मित्रों। तमाम चुनावों में उसने अप्रत्याशित परिणाम दिए हैं। पार्टी के पास अपना पुराना नाम नहीं, पार्टी के पास अपना चुनाव चिन्ह नहीं, लेकिन चाहे जो भी उपचुनाव हो या फिर शाख कोऑपरेटिव के चुनाव हो, बाजार समिति के चुनाव हो, हर जगह उद्धव ठाकरे ने डंके के चोट पे जीत हासिल की है। यही कारण है कि इंडिया टीवी सीएनएक्स के सर्वे में उद्धव ठाकरे गुट को 11 सीटें, लोकसभा की 11 सीटें वो जीत रहे हैं, और जबकि एकनाथ शिंदे लोकसभा की केवल 2 सीट जीत पा रहे हैं। आप सोच के देख सकते हैं कि तस्वीर इंडिया टीवी सीएनएक्स सर्वे के मुताबिक बिल्कुल क्लियर सी है कि एक तरफ 2 सीट एकनाथ शिंदे के पास
और 11 सीटें उद्धव ठाकरे के साथ। अब आप लोगों की बड़ी जिज्ञासा हो रही होगी मित्रों कि क्या अजीत पवार की क्या स्थिति है। अजीत पवार के साथ जनता ज्यादा जुड़ी है, चूंकि ये पहला सर्वे है किसी बड़े नेशनल गोदी मीडिया का जहां पे फिर भी काफी हद तक सच्चाई को इसने दर्शाया गया है इसमें। अब इसमें हम लोग समझें कि अजीत पवार को लेकर यह सर्वे क्या करता है। यहां पे भी स्थितियां अच्छी नहीं है मित्रों। अजीत पवार के पास 5% वोट, एनसीपी अजीत पवार 5%, भतीजे के पास 5%, तो चाचा के पास कितना परसेंट? चाचा के पास है 13%। जी हाँ, एनसीपी शरद पवार उनके साथ अभी भी 13%। अभी हम लोगों ने इसके पहले हम लोगों ने देखा था कि उद्धव ठाकरे के साथ 16% और उनसे 3% पीछे शरद पवार, 13% वोट शेयर उनका बना हुआ है। अब उद्धव ठाकरे शरद पवार लाभ में हैं या फिर अजीत पवार लाभ में हैं, इसे देखने के लिए थोड़ा फिर से चलते हैं 2019 की तरफ। क्योंकि आप ये तो जान रहे हैं कि 2019 में 41 सीटों के साथ एनडीए ने क्लीन स्वीप किया था, लेकिन 2019 में एनसीपी कहां पे थी? एनसीपी की थी 4 सीटें, यानी शरद पवार को 4 सीटें मिली थी उस समय। और अगर इस सर्वे की बात देखें तो इसमें अजीत पवार को 5% वोटों के साथ केवल 2 सीटें मिलती हुई दिख रही हैं। जी हाँ, केवल 2 सीटों पे अजीत पवार को संतुष्ट होना पड़ेगा, जबकि चाचा शरद पवार 13% वोट शेयर और उनकी सीटें हैं 4। जी हाँ, यानी शरद पवार के सेहत पे कोई प्रभाव नहीं पड़ा है। वो 4 सीटों के साथ 2019 में भी थे। तो मित्रों, इस तरह से 2019 में भी शरद पवार 4 सीटों पे बने हुए थे और 2024 में भी शरद पवार 4 सीटों पे बने हुए। चाणक्य अमित शाह ने बहुत ज्यादा प्रयास किए शरद पवार को कमजोर करने का। शरद पवार कमजोर नहीं हुए, शरद पवार अपनी स्थिति में बने हुए। उनके अजीत पवार को भारतीय जनता पार्टी ने अपने समूह में जब शामिल किया, कितने सारे भारतीय जनता पार्टी के ऊपर भ्रष्टाचार के मामले पर सवाल उठ रहे हैं कि एनसीपी के तमाम भ्रष्टाचारी सबसे बड़ा जो आरोपी थे उनको शामिल करना पड़ा, प्रधानमंत्री की छवि तक पे असर पड़ा। लेकिन इसके बावजूद भी चाणक्य अमित शाह जो चाह रहे थे कि इससे उनके वोट प्रतिशत में वृद्धि होगी, वो वृद्धि की स्थिति नहीं हुई। अजीत पवार 5% से ज्यादा वोट नहीं ला पाए। अभी भी चाचा ऊपर रह गए, वो पीछे ही रह गए। यानी ये दाव भी, यानी पिछले साल का दाव, एकनाथ शिंदे का दाव भी राजनीति में सफल होता हुआ नहीं दिख रहा है इंडिया टीवी सीएनएक्स के अनुसार। और अगर इसी आंकड़े के अनुसार देखें तो अजीत पवार को भी लाने से कोई लाभ की स्थिति में नहीं है। अभी तो मैं सर्वे के आधार पर ही बात कर रहा हूं। इसके अलावा जो प्रैक्टिकल समस्याएं महाराष्ट्र की राजनीति में उठ रही हैं वो तो बहुत ज्यादा ही है, क्योंकि अब काफी ज्यादा असंतोष एकनाथ शिंदे के समूह में तो है ही। एकनाथ शिंदे समूह में और भारतीय जनता पार्टी में केवल असंतोष इस चीज का नहीं है कि लोगों के कपड़े सिले सिलाए रह गए मंत्री पद के शपथ लेने के लिए, बल्कि असंतोष इन चीजों का भी है कि चुनावों की सीटों के लिए पिछली बार भारतीय जनता पार्टी 160 सीटों पर लड़ी थी अकेले, लेकिन अब उसे 2 गठबंधन सहयोगियों में अपने सीटों को बांटना पड़ेगा और हर कोई असंतुष्ट होगा। उस असंतोष को कैसे दूर करेगी बीजेपी, वो भी उनको देखना पड़ेगा। लेकिन इन सबसे परे आप लोगों के मन में सवाल उठ रहा होगा कि कांग्रेस लाभ में है या हानि में है। इस आंकड़े के अनुसार कांग्रेस की भी लॉटरी लग गई है। कांग्रेस को पिछले लोकसभा चुनाव में 2019 में 1 सीटें मिली थी, केवल 1 खाता खुल पाया था कांग्रेस का। लेकिन इस बार इंडिया टीवी सीएनएक्स के सर्वे के मुताबिक कांग्रेस को 9 सीटें मिल रही है। इस प्रकार कांग्रेस के 8 सीटों में वृद्धि है। अब सवाल होगा कि भारतीय जनता पार्टी की क्या स्थिति है। इस सर्वे में भारतीय जनता पार्टी को 20 सीटें बताई जा रही हैं। भारतीय जनता पार्टी पिछले बार उनकी 23 सीटें थी 2019 में, 23 सीटों में से 3 सीट घटी है, वो 20 सीट आ सकती है अभी।
अब अगर ओवरऑल हम लोग देखें तो कांग्रेस को 8 सीटों का लाभ हो रहा है और भारतीय जनता पार्टी को 3 सीटों का नुकसान हो रहा है इंडिया टीवी CNN सर्वे के अनुसार। लेकिन अगर पूरे आंकड़ों को देखें तो ये आंकड़े 24-24 के हैं, यानी 24 सीटें इसमें दी गई हैं इंडिया को और 24 सीटें दी गई हैं इसमें एनडीए को। लेकिन अगर नुकसान की दृष्टि से देखें इसको तो 2019 की तुलना में 41 सीटों से भारतीय जनता पार्टी गठबंधन एनडीए 24 सीटों पे आ गई। ये नुकसान है। और जो विपक्षी समूह है उसके वृद्धि को आप देख सकते हैं। हमें याद रखना चाहिए कि ये वो बड़े चैनल समूह हैं जहाँ पे भारतीय जनता पार्टी के गुणगान हमेशा होते रहते हैं। क्योंकि जो जमीनी स्थिति है वो तो मैं और समझूंगा, लास्ट में उसका भी वर्णन करूंगा। उसके पहले एक और सर्वे की बात करेंगे हम लोग, और वो सर्वे है टाइम्स नाउ का एक सर्वे था। वहाँ पे वो सर्वे अजित पवार के शामिल होने से पहले था, और उस सर्वे में भी जो बताया गया था, टाइम्स नाउ ETQ का सर्वे था, वो जस्ट 2 जुलाई का वो घटनाक्रम जब हुआ था उसके 3-4 दिन पहले का सर्वे बताया जाता है। उसमें भी बताया गया था कि एनडीए जो है वो 22 से 28 सीटों पे और इंडिया 18 से 22 सीटों पे। तो अगर उस सर्वे को भी मोटे तौर पे लें तो वो भी ये मान के चल रहा था, यानी उस समय जब अजित पवार शामिल नहीं हुए थे तब भी एनडीए कोई बहुत ज़्यादा आगे नहीं जा रहा था, वो पीछे तो था ही। अगर एनडीए वहाँ पे पीछे की स्थिति में नहीं होती फिर उन्हें अजित पवार को तोड़ने की क्या जरूरत थी। एक सामान्य लॉजिक और कॉमन सेंस की स्थिति है। तो सर्वे जो भी आ रहे हैं, किसी भी सर्वे में पुराने आंकड़े पे एनडीए छूते हुए नहीं दिख रही है, जबकि वो बड़े चैनल्स हैं, आप लोग समझदार हैं, उनके ऊपर कई तरह की स्थितियां होती हैं और उन स्थितियों में भारतीय जनता पार्टी के आंकड़े को वो एक सीमा से नीचे नहीं दिखा सकते हैं। अब हम लोग करते हैं थोड़ा जमीनी विश्लेषण इन आंकड़ों को छोड़कर। जमीनी स्थिति यह है, मैंने वहां के कई वरिष्ठ पत्रकारों से मैंने बातचीत की है, वहां पे अलग अलग हिस्सों पे समझा है कि क्या है जमीनी स्थिति। वहां पे जमीनी स्थिति ये माना जा रहा है कि भूकंप की स्थिति है एनडीए में, और आज के समय में अगर देखें टीम इंडिया महाराष्ट्र में बिल्कुल मजबूत है। जो लोग भी ये समझ रहे हैं टीम इंडिया के पास क्या है, वहाँ पे तो शिवसेना भी टूट चुकी है, एनसीपी भी टूट चुकी है। लेकिन मैं हमेशा कहता हूँ शिवसेना के साथ अगर ये घटनाएं ना होती तो उद्धव ठाकरे इतने लोकप्रिय नेता नहीं होते। उद्धव ठाकरे आज महाराष्ट्र के लोकप्रिय नेताओं में शुमार हैं। इसी तरह से शरद पवार की स्थिति भी काफ़ी मजबूत है, जो इन तमाम सर्वे में हम लोग देख रहे हैं कि वो अपनी पुरानी स्थिति को कम से कम तो इन सर्वे के मुताबिक ही उन्होंने रखा है। इसलिए और कांग्रेस की स्थिति देखिए, भारत जोड़ो यात्रा ने महाराष्ट्र में एक लंबा समय बिताया था और उससे वहां पे कांग्रेस की स्थिति फिर से काफी मजबूत हो गई। वो बिल्कुल एक स्वाभाविक गठबंधन बना हुआ। अगर मैं ये यूं कहूं, कांग्रेस, उद्धव ठाकरे और शरद पवार आज महाराष्ट्र के राजनीति के बिल्कुल स्वाभाविक गठबंधन है। उसको उस रूप का गठबंधन है जिसके फिजिक्स को भी लोगों ने स्वीकार किया है, जिसके केमिस्ट्री को भी जनता ने स्वीकार किया है, और जिसके ऊपर सिंपैथी फैक्टर राजनीति में सबसे महत्वपूर्ण घटक होता है। जब आप किसी के ऊपर वार करते हैं, हम लोगों ने देखा था कि पिछले विधानसभा चुनाव के पहले भी शरद पवार के ऊपर काफी ज्यादा वार हो रहे थे और शरद पवार वहां पे फिर से जो है उन्होंने विधानसभा चुनाव में कमबैक किया था। कोई उम्मीद नहीं लगा रहा था। कांग्रेस और शरद पवार एनसीपी दोनों मिलकर लड़ रही थी और सब तमाम लोगों की संभावना ये होती थी कि 50 सीटों पर सिमट जाएंगे, लेकिन 100+ सीटें लेके आएगी। उससे भी मजबूत स्थिति में है इस समय। तभी कई सारे लोग, बहुत सारे, मैं खुद अपने विश्लेषण में भी कह रहा हूं कि इन सर्वे में तो एनडीए को 24 पे दिखाया जा रहा है, लेकिन क्या कांटे का मुकाबला दिखाया जा रहा है? क्या जमीनी तौर पे महाराष्ट्र में एनडीए और इंडिया के बीच में कांटे का मुकाबला है? बिल्कुल नहीं। वहां पे जमीनी तौर पे पूरा मुकाबला एक पक्षी है, वन साइडेड टीम इंडिया की तरफ है। यही कारण है कि टीम इंडिया बड़े जोश खरोश के साथ पटना मीटिंग, बेंगलुरु मीटिंग के बाद उन्होंने अब मुंबई को चुना है।
क्योंकि वहां पे भी इसकी जड़ें काफी गहरी हैं। और मैं ये इस तरह से महाराष्ट्र में अगर हम लोग देखें तो जहां वहां पे टीम इंडिया की सुनामी चल रही है और एनडीए में भूकंप की स्थिति है। अगर मैं ये कह दूं एनडीए तो अब डूबता हुआ एक ऐसा जहाज बन चुका है जिसके लोग डूबते को तिनके की सहारा की स्थिति ढूंढ रहे हैं। वो तिनका बन पाने में ना तो उद्धव ठाकरे से टूट कर आए हुए एकनाथ शिंदे सक्षम है और ना ही शरद पवार से टूट कर आए हुए अजित पवार सक्षम है। ये दोनों तिनका बनने के हालत में भी नहीं है। दो दो सीट जीत कर लोकसभा में आप तिनका नहीं बन सकते। लोकसभा चुनाव में कम से कम तो कुछ और सीटें होती। इसलिए चाणक्य अमित शाह ने तमाम प्रयोग किए हैं और अभी उनके लिए बहुत ज्यादा कुछ और प्रयोग करने की आवश्यकता है। टीम इंडिया बिल्कुल मजबूती के साथ मैदान में खड़ी है। धन्यवाद मित्रों।